अस्सलाम वालेकुम। ये शकील ये चलाने एसी। अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ें। अच्छा अगर नई एसी के लिए भी तैयार आप तो नहीं चलाता मैं। सवाल पढ़ लें ऑटम 21। कल वाला सवाल भी अगर कोशिश की होती तो वो दोबारा होमवर्क करने को कहा था, तो फिर हाँ जी अब ये 3 सवाल कर लिए हैं तो कुछ सिर पैर समझ आ गया टॉपिक। ऑटम 21 पढ़ लीजिए, मैं करता हूं जी। सीरियस गोल्फ क्लब। सीरियस गोल्फ क्लब। सवाल पढ़े यार, जीटी से की थी ग्रांड टूर्नामेंट। बस सवाल पढ़ ले आप चुप करके। हैं ठीक है ये बंद कर नहीं, ये चलता रहे। अभी कोई किसी को मसला हो तो बता देना, बंद करवा दूंगा। जान लो यार, नहीं लेकिन ये सर्दियों का मामला अलग होता है, वो कोई ये बॉडी टू बॉडी वेरी करता है, इसका जवानी से नहीं है ताल्लुक। ठीक यार, आप लोग सीरियस नहीं लग रहे मुझे, इतना सीरियस सवाल है, आप पढ़ते नजर नहीं आ रहे मुझे। पढ़ लिया, सीरियस गोल्फ क्लब का सवाल है।
ये कोई करेक्टर है क्या ये? अच्छा अच्छा अच्छा, तो मैं कहूँ ये स्पेलिंग की क्या जरूरत थी लिखने की? अच्छा, है सीरियस ही? हाँ जी, पढ़ लें तो मैं करूँ? अरे मसला तो बंद करवा देता है यार, तो जैकेट उतार दो। पढ़ लिया पढ़ लिया पढ़ लिया। चलो फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर और एसएफई बनाए, बाकी वर्किंग करता हूँ मैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना दीजिए और एसएफई बना दें, हेडिंग देके जगह खाली छोड़ दें, फिर वर्किंग्स पे आते हैं। जी बना लिया। चले, ओपनिंग बैलेंसेस की लिस्ट बनाने की जरूरत है या पिछले साल की बैलेंस शीट दी हुई? तो हमें ओपनिंग बैलेंसेस निकालने पड़ेंगे ढूंढ ढूंढ के। ओपनिंग बैलेंसेस, ये मैं कर रहा हूं सवाल ऑटम 21 का, और रुपीज में दिया हुआ डेटा, लेकिन इसमें एक अच्छी बात यह है कि 000 ही है, तो थाउजेंड में कर लेते हैं। ठीक है, थाउजेंड में कर लेते हैं। जी जनाब, पहले पैराग्राफ से शुरू करते हैं। क्या क्या ओपनिंग बैलेंस है? कैश, और कैश एंड बैंक उसने कंबाइन रखा हुआ है, तो लेकिन वो कैशियर तो चोरी करके जा रहा है। हाँ सॉरी सॉरी, अलग अलग दिया हुआ है। तो कैश, अच्छा कैश चोरी का कैसे पता चलता है? ईयर एंड पे कैश नहीं है और चार्जेस ऑफ फ्रॉड पे निकाला था, तो पैसे ही लेके जाएगा ना, और क्या करेगा। तो कैश कितना, अब मैं थाउजेंड में लिख रहा हूँ, 500, और बैंक 2000। आगे पॉइंट नंबर 2, ये कल वाले सवाल की तरह वर्किंग करनी पड़ेगी। क्या है मेंबरशिप, नाम क्या यूज हुआ है? सब्सक्रिप्शन की मेंबरशिप फीस, सब्सक्रिप्शन। अब हमें इसमें ये ईयर्स के हिसाब से, कल जैसे वो लाइफ मेंबरशिप था, तो हमें ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अभी कर ही रहे हैं तो चलो क्लोजिंग भी कर लेंगे। साल कौन सा है जो हम कर रहे हैं? 31 दिसंबर 20, तो 2019 करते हैं। 2019 के एंड पे जब खड़े थे तो ये 18 वाले और 19 वाले लोग आ चुके थे। तो 18 वाले लोगों में से कितने लोग? 100, एक बंदे का। हम लोग थाउजेंड में कर रहे हैं साल, 60, और इसको फैलाना है कितने अरसे पे? नहीं 10 नहीं, 3 साल पे, 3 साल पे। तो 18 और 19, 2 साल गुजर गए थे, तो इन लोगों का रह गया था 1 साल। जी 2019 में जो लोग आए थे कितने थे? 140 इंटू 75 इंटू, इनका 1 साल गुजरा था, 2/3, 7000। ये हो गया 19 का क्लोजिंग। 20 का क्लोजिंग भी निकाल लेते हैं अभी। जो लोग 18 में आए थे, 18, 19, 20 खत्म। जो लोग 19 में आए थे, 140 इंटू 75 इंटू उनका 1 साल रह गया, 3500। और जो लोग 20 में आए हैं, जो लोग 20 में आए हैं, 2 रह गए, कितने पैसे? 90 इंटू, यहां क्या लिखो? अच्छा एक मिनट ठहरे, कैश चोरी कैसे निकालते हैं सवाल में? कैश अकाउंट बना के उसमें बैलेंसिंग फिगर निकलेगी। ठीक है, आगे
अब यहां पर मैं 160 लिखूं या कुछ और? हाँ जी, 165 19,900 13,400 160 लोगों से तो हमें पैसे मिलेंगे। पॉइंट नंबर 2 पढ़ रहा हूं, नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड आर एज अंडर। फिर उसके बाद नीचे पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि 10 लोग 2020 में और ऐसे आए जिन्होंने स्पेशल परमिशन पे बगैर पैसों की मेंबरशिप ले ली है, दे देंगे बाद में पैसे। 5 लोग ऐसे पता चले जिन्होंने कहा कि हमने तो दिए थे पैसे, वो ले गया अकाउंटेंट, तो पैसे तो उन्होंने दिए थे ना, मेंबर तो वो हैं। ये तो इस क्लब का मसला है कि उनके पैसे हम तक नहीं पहुंचे, चोर ले गया, तो उनको कहेंगे कि तुमने तो पैसे नहीं दिए, चोर ले गया। उन्होंने तो दिए हैं ना, वो तो 3 महीने की दे चुके हैं सब्सक्रिप्शन, या उनसे और मांगेंगे? वो दे चुके हैं, तो हमारे लिए लायबिलिटी है वो लोग। हाँ, उनसे जो पैसा आया है वो हम फिलहाल रख लेंगे कैश में डेबिट साइड पे, मैं लिख लूंगा कैश में डेबिट, मैं क्या बात कर रहा हूं, लेकिन बैलेंसिंग फिगर जब हम इस साइड पे निकालेंगे तो वो उसमें कवर हो जाएगा। जब हम कैश का CD 0 रखेंगे, थोड़ी ऊंची हो गई बात, ऊंची हो गई, चलिए कैश वाली बात मैं लिख के बता दूंगा। अभी मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि ये हम क्लोजिंग एडवांस कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जिन लोगों ने पैसे दे दिए, चाहे वो हमारे पास पहुंचे चाहे कैशियर ले गया, उन्होंने तो दिए हैं ना, तो वो पैसे दे चुके, इसलिए हमारे ग्रुप क्लब के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पैसे दे चुके हैं और लायबिलिटी हमारी है, तो इसलिए 165। बाकी जो मैंने कैश वाली बात की थी वो कैश अकाउंट बनाते हुए दोबारा कर दूंगा। 165 ओके। 10 से तो पैसे मिले ही नहीं है ना, 10 लोग हैं जिन्होंने कहा है कि हमने स्पेशल परमिशन ली है, पैसे वो बाद में दे देंगे, तो जब पैसे उन्होंने दिए ही नहीं है तो एडवांस किधर? 165 ओके। तो ओपनिंग आ गया, एडवांस सब्सक्रिप्शन 9,000। पॉइंट 3, अच्छा जो पॉइंट 3 है ना, ये मैं आपको जब इसका स्टैंडर्ड पढ़ाऊंगा तब ये हो जाएगी बात। ये पॉइंट इसमें टेस्ट हुआ था जो बेसिकली तो स्टैंडर्ड का पॉइंट है, लेकिन उसने कॉन्सेप्चुअली टेस्ट कर लिया था। ये जो मैं बात अभी बताने लगा हूं आपको पॉइंट 3 की, ये अगर अभी ना भी समझ आई कोई बात नहीं, इसका मैंने आपको जब ये स्टैंडर्ड पढ़ाने हैं ना, ये जो उसके एसएन को जो मैंने लिखा था ये उसमें बताऊंगा जाके। अभी बस जैसे कह रहा हूं उस पॉइंट 3 को वैसे कर लेते हैं। हमें लोगों से डोनेशन मिलती है रिपेयर मेंटेनेंस के लिए, यानी इस खास मकसद के लिए ही मिलती है, तो ये क्लब उसको अपनी इनकम बना ले या जिम्मेदारी है? जिम्मेदारी है, तो वो इसको एक लायबिलिटी बनाएगा और जब खर्चा करते जाएंगे तो उसको एक्सपेंस रिकॉर्ड करते जाएंगे। एंट्री बताता हूं, लोगों से पैसे मिले, कैश डेबिट, डोनेशन इनकम क्रेडिट, नहीं, हम इसके नाम से एक लायबिलिटी बना लेंगे क्योंकि मिल ही इस काम के लिए रहे हैं, और जब इसमें से पैसा खर्च कर देंगे उस मकसद पे तो लायबिलिटी डेबिट और कैश क्रेडिट। ये कॉन्सेप्चुअली ओके ना? बस इसी वजह से उसने पेपर में टेस्ट कर दिया था कि तो बच्चा कर ही लेगा, तो इसको हम लायबिलिटी बना लेते हैं रिपेयर मेंटेनेंस फंड के नाम से या लायबिलिटी के नाम से। 8 मिलियन अब मिला है, 8 मिलियन मिला था 19 में यानी पिछले साल, और उसमें से पिछले साल ही 2.2 खर्च हो चुका हुआ था, तो लायबिलिटी में बाकी रह गया हुआ था 8 माइनस, तो ये 5800 है जो लायबिलिटी रहेगी, 5800.3 ओके। पॉइंट नंबर 4, 2020 में काम शुरू किया, अच्छा ये तो बाकी 2020 की है। पॉइंट 5 में कोई ओपनिंग नहीं, ये भी उसी पॉइंट 4 में जो बात की है। अच्छा पॉइंट 4 वाला ना एक थोड़ा सा मुश्किल पॉइंट है, तो ये मैं आपको अंग्रेजी सारी पढ़ के समझाऊंगा सॉल्व करते हुए। इतना पता चल रहा है कि ये काम शुरू ही 20 में किया तो कोई ओपनिंग नहीं। पॉइंट 4, सीजीसी स्टार्टेड परचेजिंग कॉन्फ्लिक्ट इन 2020, तो ये 2020 का वाकया है, 19 में इसका कुछ नहीं था, तो इसलिए इस पॉइंट का ओपनिंग से कोई ताल्लुक नहीं, बाकी मैं सॉल्व करते हुए बताऊंगा। जी जी, ट्रेडिंग एक्टिविटी में पॉइंट नंबर 4 और 5 ये मैं सॉल्व करते हुए बताता हूं, अभी बहरहाल इसमें ओपनिंग नहीं है। पॉइंट 6 रिसीट पेमेंट्स आ गई। पॉइंट 7 ये क्या है जी? पॉइंट 7 सैलरी, हाँ हाँ सॉरी सॉरी सॉरी। पॉइंट 6 ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। पॉइंट 6 के अंदर है पेमेंट्स, और इन पेमेंट के साथ देखिए ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है। 2019 जब एंड हुआ था तो इंश्योरेंस पे कर दी गई थी, है ये कहां पढ़ रहा हूं? पॉइंट नंबर 6 टेबल में पढ़ रहा हूं, पेमेंट्स पढ़ रहा हूं, हाँ इंश्योरेंस सॉरी सैलरी। पॉइंट नंबर मैं 6 पढ़ रहा हूं टेबल, सैलरीज में, वो इंश्योरेंस क्लोजिंग था, गलती हो गई। पॉइंट नंबर 6 पेमेंट्स के डब्बे में पढ़ रहा हूं। ये कब हुई है पेमेंट्स? 2020 में, लेकिन जो सैलरीज लिखी आ रही हैं इनके साथ लिखा हुआ है कि ये जो पेमेंट 28 लाख की है
इसमें 3.5 लाख 19 से रिलेटेड है, तो फिर 19 में वो पेएबल था, तो ये सैलरी पेएबल आ गई 350। ये पॉइंट नंबर 6 से निकली है ओपनिंग पेएबल। हाँ जी 350 जो लोग जाग रहे हैं 350 350 ओके। पॉइंट नंबर 7, इसका मतलब है कि इंश्योरेंस कंपनी ने हमें कहा हुआ है कि कैश अगर आपका चोरी हो गया तो 2 मिलियन तक हम आपको कवर करते हैं, इससे ज्यादा हुआ तो वो आपका नुकसान। ये पॉइंट नंबर 7 है। ये जब हम आखिर में कैश निकालेंगे तो ये उसकी अकाउंटिंग में काम आएगा। पॉइंट 8 पीपीई आ गया 25 25। चलें अब आप इसको करिए बैलेंस, तो जो बैलेंस होगा वो कैपिटल फंड होगा 12,350। अब अगला काम पी अकाउंट खोल लेते हैं। तो एक तो ये इधर बनाया ही है, यही खोल लेते हैं सब्सक्रिप्शन। बीडी 9,000 और सीडी 13,400। अच्छा पता नहीं मैंने कल जीडी में बात कही थी कि जीडी में गई थी, जीडी में चलो जहां भी गई थी दोबारा कह देता हूं। मैं ना सिर्फ सीडी आखिर में इसलिए लिखने को कहता हूं कि पता नहीं कितनी लाइनों की जगह चाहिए होगी, अदरवाइज जिनका हमें क्लियरली पता चल रहा है कि इसमें तो 2-3 लाइनें ही होती हैं, उसमें बेशक साथ ही लिख लिया जाता है। यानी ये कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है कि सीडी सबसे आखिर में लिख लें, वो तो इसलिए लिखते हैं कि पता नहीं कितनी लाइनें चाहिए। सब्सक्रिप्शन आगे कैश 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 का बीडी 500। अच्छा कैश और बैंक का अकाउंट हम जरूर बना लेते हैं, अलग जरूर बना लेते, लेकिन आपको जो पेमेंट्स और रिसीट्स बताई हुई हैं इनमें कहीं ये अलग पता चल रहा है कि कैश का कितना है और बैंक का कितना है? नहीं चल रहा ना, तो आप अलग अकाउंट बना के कुछ कर भी नहीं सकते फायदा। इसलिए हमें ओपनिंग क्लोजिंग बेशक अलग है, लेकिन रिसीट पेमेंट्स कहां से लिखेंगे, कौन सी कैश में लिखेंगे, कौन सी बैंक में लिखेंगे? कल परसों वाले सवाल के अंदर वो जो था स्ट्रिंग सूत्रा, उसमें क्लियरली हमें बैंक और कैश अलग अलग नजर आ रही थी रिसीट पेमेंट्स। यहां पर आपको रिसीट पेमेंट्स में कोई तरीका नहीं है जानने का कि पैसे ये कैश में आए हैं कि बैंक में आए, तो वो उसी में से निकल आएगा। फिर हम जब नहीं मैच किससे होगा, जब हम यहां पर बीडी और सीडी कैश बैंक का मिला के लिखेंगे, रिसीट्स पेमेंट्स कैश बैंक की मिला के लिखेंगे, तो बैलेंसिंग फिगर वो कैश वाली ही निकलेगी। तो इसलिए हम ये अकाउंट दो अलग नहीं बना सक रहे। तो बीडी में लिख देता हूं फिर 2500। अगर अभी कैश और बैंक कोई अलग बना भी लेगा ना, तो बैंक में बीडी सीडी के अलावा कुछ भी नहीं पता आपको, तो इसलिए हमें कंबाइन चलाना पड़ेगा। आगे सब्सक्रिप्शन भी हो गई। ये रिपेयर मेंटेनेंस का जो फंड है, रिपेयर मेंटेनेंस फंड बीडी 5800। सैलरीज ओपनिंग पेएबल आ गया 350। फिर पीपीई 25,000 और कैपिटल फंड लिख लीजिए ऐसे।
ऐसे एफपी में लिख लिया। चले अब अगला काम ट्रांजेक्शन। वापस चलते हैं पॉइंट नंबर 1 पे, बल्कि पॉइंट नंबर 1 से ऊपर। पहले पैराग्राफ में कोई सलाम दुआ के अलावा कुछ नहीं है। पॉइंट नंबर 1 में कोई ट्रांजेक्शन नहीं, बस सीधी बैलेंस बताया, वो एंड पे लिख लेंगे। पॉइंट नंबर 2, यहां से हमें एक तो रिसीट्स मिल रही, नहीं इनकम तो बैलेंस करके निकाल लेते हैं। एक तो मिलेंगी रिसीट्स, और रिसीट्स जो इस टेबल में आ रही हैं वो सब रिसीट्स फॉर द ईयर है, तो उनको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये वर्किंग 2 में जगह कम है, अगर आपके पास जगह है तो मैं ना ये वर्किंग 2.1 लिख रहा हूं। अगर आपके पास वर्किंग 2 में जगह है, एक लाइन ही लिख रहा हूं बस, तो मैं रिसीट्स में लिख रहा हूं 100, बल्कि क्या कर रहा हूं मैं, ब्रैकेट में लिखा रहा हूं। कहां से वर्किंग 2.1 आ गई? सब्सक्रिप्शन इस साल में 165 इंटू 9। 165 क्यों लिखा दोबारा बताता हूं। हम इस अकाउंट से यहां बैलेंसिंग फिगर से कैश लॉस निकालेंगे। यहां 5 लिख देने से उन 5 लोगों का पैसा भी इस साइड पे आएगा, और जब बैलेंसिंग फिगर यहां निकलेगी तो उसमें ये इंक्लूडेड होगा ना, तो इसलिए मैंने यहां 165 ही लिखे। हमें असल में 160 लोगों के पैसे पहुंचे, 5 लोगों के वही ले गया, लेकिन चलो वही जो ले गया वो यहां निकाल तो लेंगे, तो हम उन 5 लोगों के पैसे भी यहां कर लेते हैं डेबिट, ताकि बैलेंसिंग फिगर आने से जो ये कॉस्ट कैश लॉस निकलेगा इसमें उन 5 वाले ऑटोमेटिकली शामिल हो गए होंगे। और अगर अभी भी नहीं समझ आ रहा तो जब मैं इसको बैलेंस करूंगा तो ये बात दोबारा कह दूंगा। कितना बना? 14850 कैश डेबिट और ये क्रेडिट। जी 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 अभी चल रहा है, पॉइंट 2 पे हूं अभी, ये बात बताने लगा। आपका कैश से पूछने लगे? कैश से क्यों? नहीं 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 नहीं, ये जो पॉइंट नंबर 2 के अंदर टेबल बना हुआ है, इस टेबल से ऊपर क्या लिखा हुआ है? नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड। ये पैसे मिले हुए लोग हैं, तो जो नीचे 10 आ रहे हैं उनसे तो पैसे मिले ही नहीं है, तो उनके अलावा है। अगर होता ना कि नंबर ऑफ मेंबर्स ज्वाइंड, फिर इसमें वो कवर्ड होते। ये रिसीव्ड है तो 10 इसके अलावा है। जी पॉइंट नंबर 2 से एक तो मैंने निकालनी रिसीट्स, और पॉइंट नंबर 2 में देखें कुछ कोई और साइंस नजर आती है। वो जो 10 मेंबर्स हैं उनके पैसे तो नहीं आए, लेकिन एक साल तो गुजर गया, उस साल की सब्सक्रिप्शन उनसे लेनी तो बनती है ना, तो वो हमारा क्लोजिंग रिसीवेबल आ जाएगा। 10 लोग 91/3, ये क्या किया? एक साल वैसे लेते उनसे 3 साल के थे, अगर दे देते थे तो 2 साल हम एडवांस में रख लेते थे, क्योंकि पैसे आ चुके होते थे तो उसमें से हम 2 साल एडवांस में रख लेते थे। इन लोगों ने पैसे अभी दिए ही नहीं, तो एडवांस किस बात का? तो जो 1 साल गुजरा है उस 1 साल का हम रिसीवेबल बना रहे हैं। कितना? 300। ये पॉइंट नंबर 2 में 10 लोगों वाला पॉइंट जी। अच्छा चले, हम रिसीवेबल बाकी 2 साल भी बना लेते हैं। क्रेडिट क्या करें? बाकी 2 साल हम बना लेते हैं रिसीवेबल। क्रेडिट कैश डेबिट क्रेडिट, उसको लायबिलिटी बना लें। हम एडवांस सब्सक्रिप्शन को लायबिलिटी क्यों कह रहे होते हैं? क्योंकि पैसे मिल चुके हैं लेकिन अभी पीरियड नहीं गुजरा, तो लायबिलिटी। तो जब पैसे मिले ही नहीं तो लायबिलिटी किस बात की बनाए? तो इसलिए सिर्फ जो 1 साल गुजरा है, देखिए इन लोगों ने पैसे नहीं दिए तो एडवांस के जिक्र से निकल गए, लेकिन साल तो मेंबर रहे तो इनसे रिसीवेबल बनता है, वो रिसीवेबल रिकॉर्ड किया। 90 चूंकि 3 साल का था तो 1 साल का करने के लिए 1/3 किया। अगर अगले 2 साल का लेना है तो हाँ? अच्छा ये बाकी भी सारे सुने, क्योंकि अगर एक दो लोग पूछ रहे हैं तो बाकी होंगे जो शर्म पूछ नहीं रहे होंगे। रिसीवेबल, इनकम रिसीवेबल या इनकम एडवांस, एक्रूवल प्रीपेमेंट। इनकम रिसीवेबल का कॉन्सेप्ट है कि जो इस साल की इनकम बन चुकी और अभी नहीं मिली उसको हम रिसीवेबल बना लें। और अगर उस मेंबर या किराएदार जो भी है उसने ये वादा किया था कि मैं आपको 3 साल के पैसे भी दे दूंगा, तो हम वो सारे 3 साल के पैसे भी रिसीवेबल बना लें। हम रिसीवेबल ही तब बना रहे हैं कि अर्न हो चुका है, पैसे नहीं मिले, तो रिसीवेबल बना रहे हैं। अगर वो ज्यादा पैसे दे चुका होता, वो ज्यादा पैसे हमारे जमीर पे बोझ होता, तो हम साथ लायबिलिटी बना लेते। जब पैसे दिए ही नहीं तो जमीर पे बोझ क्यों रखें? अगर ये पैसे दे देता तो उसके साथ ये वाला सलूक होता था। जब पैसे दिए ही नहीं तो एडवांस किस बात का?
और रिसीवेबल क्यों बना रहे हैं? क्योंकि अर्न हो चुका, तो अर्न जब हुआ ही 1 साल का है तो रिसीवेबल भी 1 साल का बनेगा। ओके, ठीक नहीं है भाई। पॉइंट नंबर 2 डन। पॉइंट नंबर 3, 8 मिलियन का डोनेशन पुरानी बात है, 2.8 मिलियन इस साल में खर्च हुआ, तो ये जो लायबिलिटी बनाई हुई है ये डेबिट 2800 और ये क्रेडिट, ये लायबिलिटी डेबिट और कैश डेबिट। पॉइंट नंबर 4, अच्छा पॉइंट नंबर 4 जो है ना वो बड़ा ही कमाल पॉइंट है, उससे पहले मैं आपको ना बाकी जो हल्के हल्के हैं वो गुजार देता हूं, क्योंकि पॉइंट 4, 5 बहुत अच्छा पॉइंट है। पॉइंट 6 पे चलते हैं। मैं ये पॉइंट 4 से अलावा बाकी बता रहा हूं, फिर पॉइंट 4, 5 पे आऊंगा। पॉइंट 4, 5 कनेक्टेड है, इसलिए मैंने पॉइंट 4, 5 छोड़ा है, मैं पॉइंट 6 पे आया हूं। आप सवाल में तरतीब पे ही चलिएगा सवाल सॉल्व करते हुए, लेकिन ये मुश्किल पॉइंट है तो मैं पहले आपको हल्के वाले बता रहा हूं। पॉइंट नंबर 6, पेमेंट्स हैं और इनफैक्ट रिसीट्स एंड पेमेंट्स हैं, तो इनमें से रिसीट कौन सी है? रेंट। तो अब ये जो रेंट मिला है तो इसका क्या करें? कैश डेबिट, और इस रेंट के बारे में कहीं दोबारा कोई जिक्र, कोई रिसीवेबल, कोई एडवांस, तो फिर क्या करें? बस इनकम्स में ही लिख लें, तो कैश डेबिट और इनकम्स में रेंट लिख लें। क्या जी? वो जो छुड़वाया है वो चलेंगे, तरतीब से चलते हैं, तरतीब से चलते हैं, नहीं तरतीब से चलते हैं। पॉइंट 5 समझाता हूं, पॉइंट 4 और 5 समझा रहा हूं है, नहीं ये यहां लिखा ठीक है, लिख लिया तो ठीक है, समझाया नहीं है ना, तो पॉइंट 4, 5 पे वापस आता हूं। पॉइंट नंबर 4 समझा रहा हूं। इस गोल्फ क्लब ने 2020 में काम ये शुरू किया। अच्छा जो लोग लिख चुके हैं कार्ड नहीं देना, सही लिखा है, यहां पर आएगी रेंट इनकम और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिख ले रहे, लिखा सही है, इनकम है, इनकम, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड पे एक्सपेंसेस लिखते हैं, क्रेडिट साइड पे इनकम लिखते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड पे एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड पे इनकम लिखनी है। ये 650 जिन्होंने लिख लिया कार्ड नहीं देना, ठीक लिखा है। पॉइंट नंबर 4 समझा रहा हूं। इस क्लब ने 2020 में गोल्फ किट्स खरीदी। गोल्फ किट्स आप समझ लें, ये जो गोल्फ खेलने का सामान है ना, सारा गोल्फ खेलने का सारा सामान, यानी जो भी खिलाड़ी के पास गियर्स हैं या वो जो गोल्फ की स्टिक है वो सारा वो गोल्फ किट है। तो इन्होंने काम ये शुरू किया कि अब गोल्फ खेलने लोग आएंगे तो उनको सामान भी चाहिए होगा, तो हम उनको ना किराए पे भी देना शुरू कर देते हैं सामान। तो इन्होंने 2020 में गोल्फ किट्स खरीदी और बेचते भी थे लोगों को और किराए पे भी देते थे। सीजीसी स्टार्टेड परचेजिंग गोल्फ किट्स इन 2020 फॉर सेल्स एज वेल एज फॉर एंटरप्राइजेस। इस साल में जितनी भी किट्स खरीदी उनमें से 20% अभी तक पैसे नहीं दिए, 20% ऑफ परचेजेस वर अनपेड एट ईयर एंड, ये लायबिलिटी है। जितनी टोटल खरीदी, लेट्स से 100 रुपए की खरीदी, ये 100 मैंने ऐसे बोला है, इनमें से नहीं 90, इनमें से 2/3 वो हमने स्टोर में रख दी कि इनको हमने बेचना है, ये फॉर सेल रख ली, और जो 30 थी वो उस स्टोर में रख दी जो हमने किराए पे देनी। ये 60 और 90, ये 90 मैंने ऐसे ही अज्यूम किया है, सिर्फ आपको ये बात बतानी है। और ये पॉइंट 4 की अंग्रेजी बताइए मैंने आपको, ये सारी पढ़ के देख लें, ये बात समझ आई है तो पॉइंट 5 पे चलता हूं जी। पॉइंट 4 की अंग्रेजी से समझ आ रहा है? ओके। पॉइंट 5 में जो हम बेचते हैं उसके बारे में बताया, और ये जो बेचने वाली है इधर इधर वाला स्टोर, इसमें से 1 मिलियन क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ, ये इसमें नहीं है, इसमें गोल्फ किट्स आर सोल्ड फॉर कैश एट इतना और कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री इतनी है, तो ये इस स्टोर की बात हो रही है। और इनमें से आधी किट्स सोचा के तो खराब हुई हैं, तो हम इनको बेचने की बजाय इनको भी किराए पे दे दिया करेंगे, तो इसके स्टोर में पड़े हुए में से आधी यहां ट्रांसफर कर दी। ये पॉइंट 4 30% पे डबल एंट्री करते हुए समझाऊंगा, अभी सिर्फ आप अंग्रेजी समझ लें पॉइंट 4 और 5 की। पॉइंट 4 और 5 की कहानी समझ आई? चलिए अब इसकी काउंटिंग करता हूं। तो ये पॉइंट 4 और 5 ये एक्चुअली कहानी ही थी, तो जो समझानी थी करने के लिए तो स्टिल पॉइंट 6 पे आना है हमने। चलिए आप पॉइंट 6 पे आते हैं बेफिक्र होकर। जो हमने इन किट्स को किराए पे दिया उससे साल में टोटल किराया कमाया, तो इसको इनकम में लिख लें या इसका द्वारा कहीं कोई एडवांस रिसीवेबल का जिक्र है तो इसलिए इसको लिख लेते हैं इनकम में, कैश डेबिट, और वहां इनकम में रेंट फ्रॉम किट्स इनकम में लिखें। अगली चीज क्या है? गोल्फ किट परचेजेस।
अच्छा, इसमें लफ्ज में गौर करना, बेशक वर्ड आपको परचेजेस लिखा मिल रहा है, लेकिन पॉइंट 6 की लिस्ट है क्या? सम ऑफ द रिसीट्स एंड पेमेंट्स। ये पेमेंट्स है, ये परचेजेस नहीं है, ये परचेजेस के लिए की जाने वाली पेमेंट्स है जी। ओके, तो अब इसकी मैंने आपको डबल एंट्री बना के देता हूं। ये जबानी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, मैं आपको ना 0.45 की डबल एंट्रीज बना के दे रहा हूं। ये आप इसको रफ वर्किंग कह लें चाहे मेन वर्किंग कह लें, लेकिन जबानी में आपको मुश्किल होगा, तो मैं डबल एंट्रीज बना के दे रहा हूं। हमने जो परचेजेस की, उनके जो पैसे दिए वो कितने हैं? पेमेंट्स हैं 4800, लेकिन परचेजेस जो हैं वो हैं 48,6,000। अब जब हमने ये खरीदी होंगी तो इनमें से, अब इसकी एंट्री बना रहा हूं, इनमें से परचेजेस यानी गुड्स की परचेजेस 4000, और बाकी हमारी गोल्फ किट्स पीपीई 2000। ये क्या किया मैंने? 2/3 यहां और 1/3 पीपीई। पीपीई क्यों? किराए पे देना है। तो जब 6000 की परचेजेस की होंगी तो परचेजेस डेबिट जो ट्रेडिंग एक्टिविटी में डालूंगा, गोल्फ किट्स यानी पीपीई डेबिट, कैश क्रेडिट 4800 और पेएबल फॉर किट्स 12। ये डेबिट क्रेडिट। ओके, अब इसको मैं रखता हूं, कैश में रख लेते हैं 4800। अच्छा, पहले जो बोल रहा हूं वो लिख लें, फिर ये नोट कर लेना। करंट लायबिलिटीज में जाए, पेएबल फॉर किट्स 1200, कैश में ये क्रेडिट, करंट लायबिलिटीज में पेएबल फॉर किट्स ये, पीपीई में 2000, और बाकी फिर मैंने ये मिटा के तो वो ट्रेडिंग बनाना है। तो अब आप ये वर्किंग नोट कर लें, इसको कह देते हैं वर्किंग 7। ये नोट कर लें, फिर मुझे जगह चाहिए। परचेजेस कैसे निकालिए? ये या ये पेमेंट है, और 0.4 में लिखा हुआ है कि 20% ऑफ टोटल परचेजेस स्टिल पेएबल है, यानी 80% है, तो उसको 80 से क्रॉस किया तो टोटल परचेजेस निकली। इनमें से 2/3 बेचने के लिए है, यानी वाकई प्रॉपर परचेजेस, और बाकी किराए पे देने के लिए तो वो पीपी। ये 2/3 और ये 1/3 जी ट्रेडिंग, क्योंकि हमने ये किट्स बेचने के लिए खरीदी है ना, तो ये ट्रेडिंग एक्टिविटी में जाएगा। एंट्री 6000 की साइंस आई समझ के नहीं। इस 6000 में से 2/3 और 1/3 ये बेचने के लिए है और ये किराए पे देने के लिए है। तो जो बेचने के लिए है तो वो गुड्स हुई ना, तो गुड्स का खरीदना परचेजेस डेबिट, और जो किराए पे देना है तो वो पीपी है, वो पीपी डेबिट, और बाकी जितने पैसे दिए वो कैश क्रेडिट, जो नहीं दिए वो पेबल। अभी तो ये मैंने खरीदने की ट्रांजेक्शन की है, फिर मैं क्लोजिंग इन्वेंटरी की भी एंट्री बना के दूंगा आपको। पीपी कैसे? एक पुराना सवाल है, उसमें किताबें भी पीपी है। हाँ, एक पुराना सवाल है, उसमें बुक्स भी पीपी है। अच्छा, ये उस ये का स्टूडेंट नहीं है जो अटेम्प्ट दिए जा रहा है। ये उस सवाल में ना एक लाइब्रेरी थी, तो उस लाइब्रेरी में पड़ी हुई किताबें तो वो पीपी है। अच्छा, ये जो हिफाजत के लिए कुत्ते पाले हुए किसी बिजनेस ने, वो भी पीपी है। हाँ जी, वो भी पीपी है। हाँ, डेप्रिशिएट करेंगे तो अरे भाई, डेप्रिशिएट बिल्ली को करना है ना, कौन सी चुटियां काटते जाएंगे, डेप्रिशिएट हो गया, कुत्ता और डेप्रिशिएट हो गया, टांग काट दी, अमाउंट भी डेप्रिशिएट करना है ना, तो कर देंगे डेप्रिशिएट। तो वो IAS 41 में जब FR2 पढ़ेगा ना तो बताऊंगा। है अब वो FR2 में, FR2 जल्दी ना भाई, आपने जाना भी है।
नहीं जाना? अच्छा, यहां पर एक बिल्कुल कुदरती सी फिगर, ये पेपर में हमें कैसे पता चलनी थी बात? तो मैंने ये जो सब बताया है ये कोई आउट ऑफ सिलेबस चीज तो नहीं बताई, बस पेपर में होश से बैठ के सोचेंगे तो कुछ ना कुछ हल निकल ही आएगा। तो इस तरह की कोई मुश्किलें तो आ ही जाती है सवाल है। देखिए अभी तक ये चौथा क्वेश्चन उठाया मैंने, तो इनमें 100% का 100% सवाल मुश्किल होता है, नहीं कोई एक आधा पॉइंट मुश्किल आ जाता है जी। आगे ये ट्रेडिंग बना रहा हूं, ये जो किट्स बेचनी है वर्किंग एड, अब मैं उस एंट्री को पूरा लिख रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं, पीपीई डेबिट, किधर गया पीपीई डेबिट, परचेजेस डेबिट, पीपीई डेबिट, परचेजेस डेबिट, कैश क्रेडिट और पेएबल फॉर किट्स क्रेडिट, ये मैंने उस एंट्री को पूरा किया। पेएबल मैंने पहले बोल दिया था, पीपीई डेबिट 2000, परचेजेस डेबिट 4000, कैश क्रेडिट 4800 और करंट लायबिलिटीज में पेएबल फॉर किट्स 1200। पॉइंट नंबर 6 पे वापस, पेमेंट्स में आए एनुअल इंश्योरेंस, और अगर ये ब्रैकेट वाली कहानी ना लिखते तो हम इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट कर लेते। अब ये ब्रैकेट वाली कहानी से यहां तो मैं लिख रहा हूं पूरा 660, लेकिन ये जा रहा है आगे 21 में 30 अप्रैल तक, 4 महीने आगे जा रहे हैं, तो इनमें से 8 महीने एक्सपेंसेस में लिख लें और बाकी 4 महीने करंट एसेट्स प्रीपेड इंश्योरेंस में लिख लें। पेमेंट्स में पूरा 660 और ये अप्रैल 21 तक जा रहा है, 4 महीने अगले साल में जा रहे हैं, तो वो 4 महीने करंट एसेट्स प्रीपेड इंश्योरेंस और बाकी 8 महीने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंस इंश्योरेंस एक्सपेंस। 440 एक्सपेंस बन जाएगा और 220 प्रीपेड इंश्योरेंस हो जाएगा। इंश्योरेंस एक्सपेंस में 8 महीने, प्रीपेड इंश्योरेंस में 4 महीने और पेमेंट में। अच्छा ये मैं सिर्फ बीच में तोड़ तोड़ के डबल एंट्री इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये इस तरह से फ्लो में चलने वाले पॉइंट्स नहीं हो रहे हैं, वरना तो ओपनिंग बैलेंसेस होते हैं तो मैं इसको बीडी में लिखाता, पेमेंट बताई होती उनको पेमेंट में लिखाता, फिर एंड पे सीडी निकालती। ये तो एक जुमले में से छुपा हुआ ब्रैकेट है, वहां से साइंस निकालनी है सारी, तो मैंने इसलिए कैश क्रेडिट पूरा 8 महीने एक्सपेंस और 4 महीने प्रीपेड। आगे पेमेंट में सैलरीज, ये सैलरीज ये कितना 2800। आगे कोई बात नहीं, वो बैलेंस करेंगे तो आगे 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 अदर एक्सपेंसेस का, ये इंक्लूडिंग वाली बात कर ली ना, वो ये हो गई। जो सैलरीज इंक्लूडिंग वाली बात है वो ये लिख ली थी हमने, बीडी कर लिया था। अब जब इसको बैलेंस करेंगे तो एक्सपेंस आ जाएगा। अदर एक्सपेंसेस का कहीं कुछ कहा दोबारा, तो यहां लिख लें और इनकम एंड एक्सपेंसेस में जाके लिख लें कितना 2320, कैश क्रेडिट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस में लिख लें। बस खत्म हो रहा है। पॉइंट 6 डन है जी बोलिए। जी दोबारा बोलिए, वो सीडी में आ गया ना, ये सीडी में लिख तो लिया, ये हमने यही कैलकुलेशन करते हुए इसीलिए क्योंकि उस पॉइंट में उतरे ही हुए थे तो बीडी सीडी सब कर दिया कैलकुलेट, तो कर दिया कैलकुलेट तो कर 18 तो खत्म हो गया ना, 18 19 20 3 पूरे हो गए, 3 साल में फैलाना था क्या, अब वो मजीद एडवांस है तो इसलिए यहां वो नहीं आया। 18 में मिले थे, 18 में इनकम बन गई थी, 19 में इनकम बन गई थी, 19 के एंड पे ये 1 साल एडवांस आ रहा था, अब 20 में वो भी नहीं आ रहा होगा। रही बात कि वो इनकम, तो हाँ जब यहां बैलेंस इनकम निकालेंगे तो आ जाएगा। पॉइंट 7 में डेप्रिसिएशन है, लेकिन पहले ये पॉइंट 5 में नहीं पॉइंट 7 में इंश्योरेंस का क्या करना है, वो 2 मिलियन की इंश्योरेंस पे की है, नहीं ना 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 उस, अरे नहीं
उसमें ये लिखा हुआ है कि इंश्योरेंस कवर किए हुए हैं 2 मिलियन तक की कैश चोरी को। पॉइंट नंबर 7 की अंग्रेजी का मतलब यह है कि जो इंश्योरेंस पॉलिसी इन्होंने ली है, वो जो ऊपर इंश्योरेंस प्रीमियम दिया हुआ है, ये रिकवरेबल यानी ये कवर किए हुए हैं अप टू 2 मिलियन कैश चोरी को। इंश्योरेंस पॉलिसी जो कि ऊपर पेमेंट की हुई है, एनी कैश डेफिशिएंसी अप टू 2 मिलियन इज रिकवरेबल अंडर दी पॉलिसी। इस बात का मतलब है कि जब आप साल के एंड पे हिसाब किताब करके ये देखेंगे कि हमारा कितना कैश चोरी हुआ है, तो 2 मिलियन तक हम आपको अपनी जेब से दे देंगे। तो ये 2 मिलियन की अभी नहीं एंट्री होने लगी, जब इसको हम बैलेंस करेंगे और यहां पता चला कैश चोरी 16 लाख हुआ है, तो कैश क्रेडिट 16 लाख, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल 16 लाख। उन्होंने कहा अप टू 2 मिलियन तक कवर है। दोबारा सुने ना मिसाल, अगर ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद यहां पर आंसर आया 16 लाख, तो 16 लाख इंश्योरेंस कंपनी कवर किए हुए, तो कैश क्रेडिट 16 लाख, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल 16 लाख, एक्सपेंस कोई नहीं बना क्योंकि सब कवर्ड था। अगर यहां आंसर निकला 22 लाख 2.2 मिलियन, तो कैश पूरा 22 लाख से क्रेडिट, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल 2 मिलियन से डेबिट, और जो ऊपर वाला 2 लाख है वो हमारा एक्सपेंस। ये 0.7 का मतलब है 0.7। बाकी मैं जब यहां बैलेंस निकालूंगा तो ये पॉइंट की अंग्रेजी दोबारा बता दूंगा। 0.8 में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने से पहले हमें 0.5 में ये जो यहां से हमने और इधर से इधर और यहां स्टोर में भेजने हैं, वो फिगर भी निकालनी पड़ेगी। पहले हमें टोटल पीपीई पता चल जाए, फिर डेप्रिशिएट करेंगे। पॉइंट नंबर 5 समझाता हूं, बल्कि इसकी डबल एंट्री करके देता हूं। पॉइंट नंबर 5 की डबल एंट्री करके दे रहा हूं। ये भी एक कंपाउंड सी ट्रांजेक्शन है। क्लोजिंग स्टॉक पीरियोडिक सिस्टम। क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्या होती है? इन्वेंटरी डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट। जब साल एंड हुआ तो इन बेचने वाली चीजों में से 1000 का क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ था। अगर इस 1000 के क्लोजिंग स्टॉक की अकाउंटिंग की जाए तो इन्वेंटरी डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट। यहां तो ईयर एंड पे बेचने वाली चीजों में स्टॉक पड़ा हुआ है 1000, इन्वेंटरी डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट। लेकिन इनमें से कुछ नहीं खराब, तो मैनेजमेंट ने सोचा कि उन खराब को हमने क्या बेचना है, आधी यहां रहने देते हैं और जो बाकी आधी है वो पीपी में भेज देते हैं। तो पीपी डेबिट, लेकिन पीपी में किस वैल्यू से डेबिट? तो पीपी में डेबिट ले जाएंगे 150, तो बाकी हमारा नुकसान, उसको लॉस ऑन वैल्यू ऑफ पीपी कह लें, जस्ट पी एंड एल लिख दें 350। ये इस पॉइंट नंबर 5 की एंट्री है। पॉइंट 5 की अंग्रेजी पढ़ लीजिए और इस एंट्री में नहीं समझ आया, रिपीट कर रहा हूं भाई, रिपीट कर रहा हूं। 1 मिलियन का स्टॉक ईयर एंड पे पड़ा हुआ है, तो उसकी एंट्री होती है इन्वेंटरी डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट, इन्वेंटरी डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट। लेकिन मैनेजमेंट ने फैसला किया कि आधी को रखेंगे इन्वेंटरी में, यानी 500 इन्वेंटरी डेबिट, और बाकी आधी को पीपीई में भेज देंगे। तो आधी इन्वेंटरी डेबिट और आधी पीपीई डेबिट। लेकिन क्या अभी खरीद रहे हैं? नहीं। तो अगर हम अभी कहीं से पीपीई में इसको ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब पीपीई डेबिट करने लगे, तो उसके लिए एक वैल्यू डिसाइड की। आपको अगर याद हो तो सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, हो सकता है इसकी रिकवरेबल अमाउंट निकाली, वो आई 36, तो इसकी एक रिकवरेबल अमाउंट निकाल के उससे पीपीई डेबिट करने लगे। वो फैसला किया कि बस 30%, तो जितनी अमाउंट का फैसला हुआ वो पीपीई डेबिट, और अब बाकी नुकसान है ना, तो वो नुकसान हमारा एक्सपेंस में। अब इस एंट्री को अपनी वर्किंग्स में डालते हैं। पीपीई में आ जाएगा 150, यहां 1000। अरे कॉस्ट ऑफ सेल तो 1000 से क्रेडिट ना, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट किया मैंने, लिखा क्लोजिंग स्टॉक आपको नजर आ रहा है, लेकिन ये क्या है? ये कॉस्ट ऑफ सेल, तो कॉस्ट ऑफ सेल 1000 से क्रेडिट। इन्वेंट्री कितने से डेबिट? कहां लिख लें? करंट एसेट्स में, करंट एसेट्स में इन्वेंट्री लिख लें 500, नहीं उस पे नहीं है, इस पे लॉस है। इस 1000 में से आधी चीजें इन्वेंट्री हैं, जो बाकी आधी थी उनको ये तोड़ के पीपी बनाया। इन्वेंट्री पूरी, ये अंग्रेजी दोबारा पढ़ के देख लीजिए कि 1000 मिलियन का क्लोजिंग स्टॉक बच गया था, उसमें से 50% का डिसाइड किया, हाफ, कि उसको पीपी में भेजना है 30% वैल्यू पे, तो वही है जो शायद खराब हुई होंगी, बाकी तो ठीक है, तो उन बाकी को इन्वेंट्री में इज्जत के साथ डेबिट। करंट एसेट्स में 500, यहां 1000, पीपी में डेबिट 150 और बाकी 350। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंसेस में लिख लें लॉस इन वैल्यू ऑफ किट्स या लॉस ऑन किट्स लिख लें। एक मिनट सिर्फ ये कर लें फिर बताता हूं।
दोबारा बोल रहा हूं, यहां 1000 क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल्स तो 1000 क्रेडिट है। करंट एसेट्स इन्वेंट्री 500, पीपीई 150 और 350 इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंसिव साइड पे लिख लें लॉस ऑन किट्स। बस खत्म हो गया सवाल। अच्छा, इस सवाल में नहीं है, ऐसी नॉलेज के लिए बता रहा हूं। अगले साल की यहां ओपनिंग स्टॉक क्या आएगा? वो 500 आएगा क्योंकि इन्वेंट्री में 500 गया है, क्लोजिंग स्टॉक 500 है। ये तो मैंने कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट किया जो यहां लिखा नजर आ रहा है। जो इस साल का क्लोजिंग स्टॉक है वो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक होगा, तो अगले साल में ये 500 इधर है। 0.5 डन। डेप्रिशिएट कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन करनी है 15%, और ये जो 15% है ये बाकी वो पुराने वाले पीपी पे भी लगना है और किट्स पे भी लगना है, क्योंकि उसने कहा है कि ऑल फिक्स्ड एसेट्स, तो ये पीपी ये वाला भी है तो इस पे भी 15% ही लगेगा। अब इसमें आपकी मर्जी है कि चूंकि ये ईयर एंड पे लाइन है तो आपकी मर्जी है, चाहे आप फुल ईयर कह दें और फुल ईयर कह के इसको भी डेप्रिशिएट कर लें, और चाहे फुल ईयर ना कहें तो इसको डेप्रिशिएट ना करें। और बाय डिफॉल्ट फुल ईयर नहीं होता, वो कहा हो तो फुल ईयर होता है वरना मंथली होता है, तो डेप्रिशिएट हम इसको छोड़ के इनको कर लेते हैं। 27,000 ना डेप्रिसिएशन। फिर भी अगर कोई इस 150 को भी लेना चाहे तो कोई मसला नहीं है। 27,000 पे 40 पीपीई क्रेडिट और एक्सपेंसेस में डेप्रिसिएशन डेबिट करनी है तो कर लें, इसलिए नहीं की क्योंकि साल के आखिरी दिन इसको पीपी में लाएं, क्योंकि ये ईयर एंड के स्टॉक में से इधर उधर किया ना, इसलिए डेप्रिशिएट नहीं किया। लेकिन अगर आप कर देंगे तो कोई मसला नहीं जी। तो क्या आखिरी दिन खरीद लें? क्या करें? नहीं, फर्स्ट डे करना ज्यादा बुरा है। नहीं, आखिरी हमने सेल्स भी इतनी सारी कर ली, इतनी सारी सेल्स भी हो गई, ईयर एंड पे बची भी रह गई, उनमें से भी कहा चलो इतनी पुरानी है तो हमने आखिरी दिन सारा कुछ खरीदा होगा, शुरू में खरीदा होगा। लेकिन ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, अगर आप इसको डेप्रिशिएट करना चाहते हैं तो करें, कोई मसला नहीं। ये चूंकि क्लियरली पता है कि ईयर एंड है तो इसको नहीं करते। क्या ये साल के आखिरी दिन खरीदी होंगी तो इसलिए पूरे साल की डेप्शन लगा लेते हैं। बैलेंस क्यों नहीं होगा? हमने इस आप इसको 4050 की जगह मेरी तरफ 2050 करें फिर भी बैलेंस हो जाएगा। डेप्रिसिएशन डेबिट और ये क्रेडिट। अरे इसको बैलेंस ना करो, उसका तो सीधी निकलेगा जी। ये 15% रिड्यूसिंग बैलेंस है कि स्ट्रेट लाइन है? अगर आपका दिल कर रहा है स्ट्रेट लाइन का तो किधर है इसकी कॉस्ट? नहीं पता ना, लाइफ भी नहीं पता कितना रिवर्स चले। $25,000 कॉस्ट है कि बुक वैल्यू? बुक वैल्यू है, तो बुक वैल्यू को टोटल लाइफ से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं, तो इसलिए ये रिड्यूसिंग ही है। अरे ये तो मैंने सोचा नहीं था कि 150 का इतना बड़ा मसला बनेगा। डेप्रिसिएशन इस 150 पे करनी है तो कर दें, अगर किसी का दिल घबरा रहा है तो इस पे भी कर दे डेप्रिसिएशन। खत्म हो गया सवाल। अब हमने समेटना है काम, तो इस समेटे से हमें यह पता चल रहा है कि ये है 3000 और इसने बेचा है सारे साल में 40% मार्कअप पे, यानी 140/100। मार्कअप कॉस्ट 100 होती है, कितने का बेचा? 40। सेल्स क्रेडिट कैश डेबिट, और क्या रह गया? पॉइंट्स हो गए पूरे। चलें बस अब इनको समेटें। ये बन गया 1200। कहां लिख लें? इनकम में प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेडिंग, इनकम में प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेडिंग जी 1200। यहां से क्या करें? सैलरीज बीडी है, पेमेंट्स है। अब या तो आप इसके बैलेंस को सारा का सारा सीडी कह दें या फिर 24। देखें ओपनिंग पेएबल है, पेमेंट्स है, बस। अब या तो बैलेंसिंग फिगर यहां निकाल के आप इसको प्री पेड सैलरीज कह दें या एक्सपेंस कह दें। एक्सपेंस कहां लिखूं? लिख लें सैलरी एक्सपेंस में आ जाएगा। पीपी का 23, ये कहां लिख लें? नॉन करंट एसेट। कैश सीडी कितना है? 0।
सवाल के शुरू में दिया मैं CD 0 है, और सवाल में कुछ CD और दिया मैं, बैंक का दिया मैं, सॉरी कितना 40 200, और कोई CD सवाल में हो जो मिस हो गया? नहीं, इसको बैलेंस करिए इधर बस। अच्छा 4620। अब ये जो 4620 है, कैश रख के गया है लेके गया है, इधर आएगा 46, एंट्री बनाता हूं इसकी एंट्री बता रहा हूं, कैश क्रेडिट 4620। इंश्योरेंस वालों ने कितने कहा देने को? इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल करंट एसेट्स में, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल कितना 2620 नहीं सॉरी 4620 में से 2 कवर्ड है, तो इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल में आ जाएगा 2 मिलियन, और बाकी 2620 वो हमारे खाते, वो आ जाएगा एक्सपेंसेस में। दोबारा बता रहा हूं, ये लाल वाली फिगर निकली है यहां से बैलेंस करके, कैश क्रेडिट टोटल इतने पैसे गए हैं, 2 मिलियन तक इंश्योरेंस वाले दे देंगे, तो इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल के नाम से करंट एसेट्स में आ जाएगा। यार आप तो बेसिक बेसिक बातें भी भूल गए। इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल 2 मिलियन करंट एसेट्स में, और जो इससे ऊपर वाला पोर्शन डूबा हुआ वो एक्सपेंसेस में 2620। लॉस ऑन फ्रॉड, लॉस ड्यू टू फ्रॉड कह लें, कैश लॉस कह लें। दोबारा, इतना कैश चोरी हुआ है, कैश क्रेडिट इतना, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल 2 मिलियन करंट एसेट्स में, और 2620 एक्सपेंसेस में कैश लॉस, और इसका CD करंट एसेट्स में लिख लें, बैंक ये लाइबिलिटीज में लिख लें। चले अभी जहां मर्जी लिख लें, ये फंड आपको अलग से बतानी है बात, तो आप इसको बेशक नॉन करंट में लिख लें चले, लेकिन अभी इतना जहां मर्जी लिख लें, बस लिख लें लाइबिलिटीज में। ये मैंने आपको स्टैंडर्ड्स पढ़ाने उसमें ये बात आएगी ये क्या होता है, अभी तो सिर्फ काम चलाओ किया था, इसको आप लिख लें लाइबिलिटीज में, करंट नॉन करंट जहां दिल करता लिख लें। आगे ये यहां से क्या आएंगे, इनकम 105, ये लिख लें इनकम्स में, ये लिख लें करंट लायबिलिटीज में, ये लिख लें करंट एसेट्स में। ओए कितना पढ़ते हैं यार। सब्सक्रिप्शन इनकम में इतना लिखें, करंट लायबिलिटीज में ये लिखें, करंट लायबिलिटीज इनकम वाली साइड पे आएंगी नहीं, एसओएफपी में करंट लायबिलिटीज, और करंट एसेट्स में ये लिखें। और क्या रह गया, अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर से निकालें, शायद लॉस ही निकलेगा, इतने सारे तो पैसे ले गया, उसको कैपिटल फंड में, और इंशाल्लाह एसओएफपी टैली होगी। सरप्लस नहीं आएगा, एक्सपेंस निकलेगा क्योंकि काफी ज्यादा पैसे ले गए, तो आंसर बता देता हूं। अच्छा स्टिल सरप्लस ही अभी, हाँ सरप्लस है कितना 370, बिल्कुल ठीक है 370 सरप्लस आ गया, ये कैपिटल फंड में ऐड होगा और एसओएफपी इंशाल्लाह टैली हो गई होगी। चलो जी जाए, अल्लाह हाफिज।